हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक। आज की इस क्लास में हम लोग जीएस के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। देखिए, जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है और ये हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें जीएस पूछा जाता है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो कोई भी, चाहे वो एनटीपीसी हो या आयोग का कोई भी पेपर हो जिसमें जीएस पूछा जा रहा है, वो लोग ये वाली वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उसके संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? तो संशोधन की जो प्रक्रिया है उसका संबंध भारत के संविधान से कौन से अनुच्छेद से है? तो इसका हो जाएगा आर्टिकल 368। ठीक है, कौन सा है? आर्टिकल 368, जिसमें संशोधन की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। जब संशोधन की बात होती है यानी अमेंडमेंट की बात होती है, इसमें जो भाग आता है, कभी कभी भाग पूछ लेता है कौन से भाग से संबंधित है, तो ये भाग 20वां। ठीक है, अब देखिए, दो तरीके से ये संशोधन हो सकता है। दो तरीके से ये संशोधन हो सकता है। पहला है विशेष बहुमत के द्वारा, विशेष बहुमत के द्वारा, और सेकंड है विशेष बहुमत प्लस जो राज्यों की विधानमंडल है, विधानमंडलों की स्वीकृति। ठीक है, विशेष बहुमत के द्वारा होता है और सेकंड जो प्रोसेस होता है वो विशेष बहुमत प्लस राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति। और यहाँ पे जो राज्यों के विधानमंडलों की बात हो रही है, कम से कम 50%, कम से कम 50% जो राज्य हैं उनकी विधानमंडलों की स्वीकृति होना आवश्यक है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 368 में संशोधन की प्रक्रिया के बारे में वर्णन है। सेकेंड क्वेश्चन है, निम्न विधेयकों में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? ठीक है, मतलब लोकसभा में भी पारित हो अलग और राज्यसभा में अलग पारित हो। तो इसमें कौन सा विधेयक है? साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जो संविधान संशोधन विधेयक होता है उसको दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है, यानी लोकसभा में भी और राज्यसभा में अलग अलग पारित होना आवश्यक है। ठीक है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है लोकसभा में, राज्यसभा में, केवल राज्य विधानमंडलों में या संसद के किसी एक सदन में? ठीक है, ये राज्य विधानसभाओं में बोला है या फिर संसद के किसी एक सदन में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, विधेयकों को पेश किया जा सकता है, चाहे वो पहले लोकसभा में पेश करें या राज्यसभा में पेश करें, इससे मैटर नहीं करता। मैटर ये करेगा कि दोनों से पारित होना आवश्यक है। और नेक्स्ट जो लास्ट प्रोसेस होता है उसमें राष्ट्रपति का सिग्नेचर की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा संसद के किसी भी सदन में पहल की जा सकती है। ठीक, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है? मूल अधिकार की बात हो रही है, उससे पहले मैं आपको बता दूं, मूल अधिकार का वर्णन संविधान के भाग 3 में है। अगर इससे संबंधित आर्टिकल्स की बात करते हैं तो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 में इसका वर्णन है। ठीक है, और जो मूल अधिकार है इसको मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मैग्ना कार्टा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, फैक्ट याद रखिएगा। अब भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात हो रही है तो इसको बोला जाता है, इससे संबंधित जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 19। ठीक है, आर्टिकल 19। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, आर्टिकल 14 के बारे में बोला गया है, ये भी मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समानता की बात की गई है। ठीक है, विधि के समक्ष समानता की बात है, आर्टिकल 14 हो गया। ठीक, आर्टिकल 21 है, ये बोलता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। ठीक है, आर्टिकल 22 जो बोलता है ये है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है। ठीक है, ये आपका गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट आ जाएगा। आर्टिकल 21 में आपने एक और देखा होगा, 21 का है ना, या 21A, तो ये शिक्षा का अधिकार है, ये भी इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा या रिवाइज कर लीजिएगा। शिक्षा का अधिकार,
ठीक है। तो आर्टिकल 14 क्या है? विधि के समक्ष समानता का अधिकार। आर्टिकल 19 भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आर्टिकल 21 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। और आर्टिकल 21 का है वो शिक्षा के अधिकार को दिखाता है। आर्टिकल जो 22 है वो गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। ठीक, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? मतलब व्यक्ति विदेश यात्रा कर सकता है या उसका अधिकार है, ये आर्टिकल 21 के अंतर्गत है। ठीक है, आर्टिकल 21। ठीक है, जिसको देखिए प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता भी इसी के अंतर्गत आता है और व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण भी प्रोवाइड किया जाता है इसी के अंतर्गत। ठीक है, इसी आर्टिकल के अंतर्गत एक और कभी कभी पूछ लिया जाता है, देखिए जीवन साथी चुनने का अधिकार, जीवन साथी चुनने का अधिकार, ये कौन प्रोवाइड करता है? ये सुप्रीम कोर्ट प्रोवाइड करता है आर्टिकल 21 के अनुसार। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। ऑप्शन नंबर ए कहता है समानता के अधिकार से, संपत्ति के अधिकार से, धर्म की स्वतंत्रता से या अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्म की स्वतंत्रता से। ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता। आर्टिकल 25 क्या है? धर्म की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया है? तो ये केशवानंद भारती वाद है। ठीक, कभी कभी सन पूछ लेता है, केशवानंद भारती है 1973, जो केशवानंद भारती वाद है ये 1973 में हुआ। ठीक है, तो जो ये वाला वाद हुआ था केशवानंद भारती का, ये मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार प्रदान करता है संसद को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th। इसमें देखिए कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन है। ये कहता है भारत संघ नहीं है, ये कथन है भारत संघ नहीं है। कारण इसको देता है कि किसी भी राज्य का क्षेत्र, सीमा, नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। देखिए ये बिल्कुल सही है, संघीय संसद को ये शक्ति प्राप्त है कि वो किसी राज्य का जो क्षेत्र हो, सीमा हो या उसका नाम उस राज्य के ना चाहते हुए भी परिवर्तित किया जा सकता है, क्योंकि भारत एक संघ है। भारत क्या है? राज्यों का एक संघ है। ठीक है, ये आर्टिकल जो 1 है, पहला आर्टिकल है, ये बोलता है कि भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, तो कथन बिल्कुल गलत है, कारण लेकिन सही है। तो इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? यहाँ पे बोल रहा है दोनों। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए गलत और आर सही है। ठीक है, गलत क्यों है? क्योंकि भारत संघ है, बिल्कुल है, क्योंकि आर्टिकल 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की 4थी अनुसूची विवेचित करती है, किसके बारे में दिखाती है? राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को, राजनीतिक दल बदल को, पंचायत व्यवस्था को या भाषाओं को। तो चौथी जो अनुसूची है उसमें किसका वर्णन किया गया है? तो इसमें जो वर्णन किया गया है आपका ऑप्शन नंबर ए, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। ठीक है, राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को 4th अनुसूची में बोला गया है। दल बदल की जब बात आती है तो ये इसका संबंध है 10वीं अनुसूची से। भाषाओं का संबंध है ये आपका 8वीं अनुसूची में आता है, और पंचायत की जो व्यवस्था है वो आपके आर्टिकल 11 में आता है। सॉरी आर्टिकल नहीं, अनुच्छेद, सॉरी अनुसूची। ठीक है, स्केड्यूल्स। ठीक है, क्या हो जाएगा? 4th जो स्केड्यूल्स है उसमें क्या किसका वर्णन है? राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को, दल बदल 10वीं अनुसूची में, पंचायत व्यवस्था 11वीं अनुसूची में, भाषाओं को 8वीं अनुसूची में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 42वां संविधान संशोधन हुआ था। हुआ कब था? 1976। ठीक है, 1976 42वां संविधान संशोधन। इसमें 3 वर्ड जोड़े गए थे। मैंने जब क्लास ली थी तब भी मैंने आपको बताया था, इस पास से आप याद कर सकते हो। एक समाजवादी शब्द जोड़ा गया, क्योंकि कभी कभी ये सीरीज भी पूछ लेता है कि किस सीरीज में जोड़ा गया था। नेक्स्ट है पंथ निरपेक्ष, और ए से हो जाएगा अखंडता। ठीक है, अखंडता। तो क्या हो जाएगा? ये 3 वर्ड जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इस पास से आप याद कर सकते हो। और 42वां संविधान संशोधन था 1976 में। सन याद करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और 42वां जो संविधान संशोधन है उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? भारत के संविधान का संघीय लक्षण क्या नहीं है? देखिए ऑप्शन नंबर ए पहले देखते हैं हम लोग। केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, तो बिल्कुल ये लक्षण है क्योंकि केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा है, बिल्कुल है। पूर्ण रूप से लिखित संविधान, लिखित संविधान है, सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत का। स्वतंत्र न्यायपालिका, बिल्कुल है, स्वतंत्र न्यायपालिका है। और एकल नागरिकता, बिल्कुल। देखिए लक्षण की बात होती है तो ऑप्शन नंबर सी, एकल नागरिकता लक्षण नहीं है, ठीक है। और लक्षण में कौन कौन सा है आपका? ऑप्शन नंबर ए, बी एंड डी, ठीक, ये लक्षण है संविधान के। चलिए और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 27 अगस्त 2024 को किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, जिसको आईसीसी बोलते हैं, का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया? ये ज़्यादातर लोगों को पता होगा, ये इंपॉर्टेंट भी है, जय शाह को, ठीक है। जय शाह जो अमित शाह जो है ना, उनके लड़के हैं जय शाह, उनको आईसीसी का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया था। कन्फ्यूज़न आपका हो सकता है शशांक मनोहर से, क्योंकि इससे पहले शशांक मनोहर थे, वो भी रह चुके हैं, भूतपूर्व चेयरमैन हैं आईसीसी के थे। और अभी प्रेजेंट टाइम की जो बात करते हैं, रॉजर बिन्नी जो है, ये बीसीसीआई के चेयरमैन हैं, ठीक है, बीसीसीआई के, ठीक। एस श्रीनिवासन भी, जो जिनका ताल्लुक चेन्नई सुपर किंग्स जो आईपीएल की टीम है उससे है, ठीक है, ये भी बीसीसीआई के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल, ठीक है। 22 अप्रैल इंपॉर्टेंट है आपका, क्योंकि पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, तो ये याद रखिएगा, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, मलेरिया दिवस है 25 अप्रैल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे तीसरे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो ये अमिताभ बच्चन, ठीक है, थर्ड अमिताभ बच्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आईसीटी का क्वेश्चन है आपका। फुल फॉर्म देखिए, आईसीटी के बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंप्यूटर के, तो जितने लोग भी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, कंप्यूटर का फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, जितने भी आते हैं, जितने भी टर्मिनोलॉजी यूज़ होती हैं, HTTP हो गया, WWW हो गया, सबका आपको याद होना ज़रूरी है, ठीक। तो यहाँ पे कैट के बारे में पूछ रहा है, CAD का अर्थ क्या है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन बोलते हैं, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में उपयोग की जाने वाली आईसी चिप, जो आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक, ये आईसी का फुल फॉर्म है। ये जो आईसी जो चिप होती है वो किससे बनी होती है? सिलिकॉन की, तांबा, स्टील या प्लास्टिक की? देखिए ये सिलिकॉन की बनी होती है। सिलिकॉन का जो सिंबल होता है वो होता है SI, और ये आपका सेमी कंडक्टर है। देखिए क्वेश्चन कैसे आ सकता है, इसमें ये भी पूछ सकता है कि आईसी जो चिप होती है वो किस मटेरियल की बनी होती है, तो आप क्या लिखोगे? सेमी कंडक्टर, पहली चीज़। सिलिकॉन की जगह यहाँ पे जर्मीनियम भी दे सकता है, ठीक है। देखिए बन सकती है पर बनती नहीं है जर्मीनियम की, रीज़न ये थोड़ा सा डीपली हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन है ये, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा, जो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है वो चिप सिलिकॉन की बनी होती है, ठीक है। आपके जितने भी डायोड होते हैं, नाम सुना होगा आपने, ट्रांजिस्टर का नाम सुना होगा, वो सारे भी ये सेमी कंडक्टर मटेरियल ही होते हैं, उन्हीं के बने होते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय के कार्य परिषद से त्यागपत्र दिया था? देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर शंकर नायर ने त्यागपत्र दिया था। किसके? वायसराय के कार्य परिषद से त्यागपत्र दिया था सर शंकर नायर ने, ठीक। 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? बंगाल विभाजन 1905 का जो आंदोलन हुआ था विरोध में, बंगाल विभाजन के विरोध में नेतृत्व किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ये बंगाल के ही थे, पहली चीज़, बनर्जी से भी आप देख सकते हो। 1905 में हुआ था। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है बंगाल विभाजन किस सन में हुआ था? 1905। 1905 जब भी नाम याद आता है एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ठीक है, द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। स्थापना किसने की थी? तो ये की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। कब की थी? 1905
1905 में। ऐसे आपको याद करना आवश्यक है। कभी कभी ये भी पूछता है कि बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कर्जन। ठीक है, ये 1899 से 1905 तक थे। ठीक, बंगाल विभाजन के टाइम में कौन था वायसराय? लॉर्ड कर्जन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाला पहला भारतीय कौन था? तो ये इंपॉर्टेंट है, दादा भाई नौरोजी लगा दीजिएगा, याद भी होगा काफ़ी लोगों को। दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी पहले ऐसे व्यक्ति थे, ऐसे भारतीय थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने गए थे। दादा भाई नौरोजी से संबंधित एक और क्वेश्चन आता है, इन्होंने कलकत्ता अधिवेशन, ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन सन भी आपको याद करना 1906 में हुआ था, उसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, ठीक है, किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने, कलकत्ता अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला तैरता हुआ डाकघर कहाँ स्थित है? भारत का पहला तैरता हुआ डाकघर श्रीनगर, ठीक है, श्रीनगर में स्थित है, तैरता हुआ डाकघर श्रीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस शहर की पहचान करें जो सरयू नदी के तट पर है। देखिए क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि अयोध्या का केस भी हुआ है अभी रिसेंटली, तो आ सकता है। ठीक है, ये अयोध्या है, अयोध्या सरयू नदी के तट पर स्थित है शहर। कानपुर की जब हम लोग बात करते हैं तो गंगा नदी, सभी को पता होगा। चलिए, हाल ही में शिपिंग मंत्रालय ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? शिपिंग मंत्रालय ने ब्रांड जो एम्बेसडर है ये नियुक्त किया है मनु भाकर को, मनु भाकर, ऑप्शन नंबर सी, मनु भाकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पर्सनल कंप्यूटर की सिस्टम यूनिट में सभी सम्मिलित होते हैं सिवाय किसमें? यानी जो सिस्टम यूनिट होता है उसमें क्या क्या मौजूद होता है? देखिए, माइक्रो प्रोसेसर उसमें होता है, डिस्क कंट्रोलर होता है, सीरियल इंटरफेस भी होता है, पर मॉडेम नहीं होता। मॉडेम नहीं होता, मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर पूछ लेता है यहाँ पे सिस्टम यूनिट में सम्मिलित कौन कौन होता है, तो माइक्रो प्रोसेसर होता है, डिस्क कंट्रोलर होता है या सीरियल इंटरफेस भी होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि जितने भी आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाता है असिस्टेंट प्रोफेसर में, और सिलेबस में भी दिया हुआ है। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा माउंटबेटन ने। माउंटबेटन ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था। अब जब इनकी आता है तो माउंटबेटन योजना की बात भी आ जाती है। कब? तो ये 3 जून 1947 माउंटबेटन योजना। ठीक है, ये योजना का विषय क्या था? तो भारत विभाजन। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों की पवित्र पुस्तक आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया था? सिखों की पवित्र पुस्तक आदि ग्रंथ का जो संकलन किया था गुरु अर्जुन देव जी ने किया था, गुरु अर्जुन देव जी ने किया था। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्जुन देव। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है सिख धर्म का स्थापना या संस्थापक कौन था, तो गुरु नानक जी, गुरु नानक देव। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा इसके लिए। कभी कभी क्वेश्चन पूछता अंतिम गुरु कौन थे? अंतिम गुरु सिख धर्म के, तो गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, सिखों के अंतिम गुरु थे, तो ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। होप आपको ये क्लास पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आप पहली बार देख रहे हो, और कमेंट करिएगा अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहिए। थैंक यू सो मच।